जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर में 72। आज के लेक्चर में हमारा टारगेट है एक क्वेश्चन डिस्कस करना है हमने फाल्कन। क्वेश्चन 7 है या 11 है? 11 है, ओके। ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 11 फाल्कन डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फाइनेंस पोर्शन का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 10 फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, उसके बारे में स्टडी करेंगे। आज का जो लेक्चर होगा फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का, वो सिर्फ थ्योरेटिकल होगा। उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है। ख़ास तौर पे उसमें रिस्क की टाइप्स हैं, प्योर रिस्क और स्पेकुलेटिव रिस्क, ये डिस्कस करने हैं। लेकिन उससे पहले बजटिंग का टॉपिक। तो क्वेश्चन हमारा फाल्कन के अलावा मेरा ख्याल ये है, एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप बताइएगा कि क्या ये ऐसा ही है। इस क्वेश्चन के बाद लगभग हमने हमारी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं आई कैप के, पास्ट पेपर के या आई कैप के स्टेट टेक्स्ट में, तकरीबन सारे अहम वाले मुश्किल वाले क्वेश्चन कर लिए। इसके अलावा बाकी शायद 2-3 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एक अरमान खान वाला है और इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस होंगे। वो प्रैक्टिस उनको भी करना है, ठीक है, लेकिन वो हम नेक्स्ट रिवीजन स्टेज पे करेंगे। तो मेरा ख्याल है लगभग हमने मोर देन 80% क्वेश्चन जो बजटिंग के हैं हमारी बुक में, वो क्लास में अटेम्प्ट कर लिए। ऐसा ही है, मोर देन 80% कर लिए ना? ओके, चले स्टार्ट करते हैं। फाल्कन जी, इस क्वेश्चन में क्या अटेम्प्ट करें या कि एडजस्टमेंट डिस्कस करें? एडजस्टमेंट्स करें, ओके। इसमें बताइए कौन सी वाली एडजस्टमेंट अहम है? सबसे पहले तो मेरा ख्याल है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड वाली, ऐसा ही है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड वाली में प्रॉब्लम है आपको? नहीं है? कितने कौन सी एडजस्टमेंट डिस्कस करना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो बताइए ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में ब्रीफली, इसको पहले मैं फैक्ट्स को सम अप कर लेता हूँ आपके साथ, ताकि कोई भी एडजस्टमेंट हम जब डिस्कस करें उसका कंटेक्स्ट हमें बताओ ब्रीफली। सबसे पहले रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? प्रिपेयर बजटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का बजट है। प्रॉफिट लॉस में वो कह रहा है मुझे सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स बताओ। तो इसमें क्या हम सेल्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे? सेल्स प्रोबेबली नहीं दी होगी, क्योंकि उसने रिक्वायर ही नहीं किया पूरा प्रॉफिट एंड लॉस। उसने क्या बोला है? सिर्फ मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स बताओ। इसमें जो एक चीज डिफरेंट है आपके लिए, एक चीज डिफरेंट है, वो होगी वर्क इन प्रोसेस। अमूमी तौर पे जो फाइनेंस में बजटिंग का क्वेश्चन पूछता है, आपने इससे पहले भी बहुत से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, वो वर्क इन प्रोसेस अमूमी तौर पे जिक्र भी नहीं करता, उसका जिक्र भी नहीं करता। और फिनिश गुड और मटेरियल के बारे में डिस्कशन करता है, और उसमें भी बहुत से क्वेश्चन में वो कहता है कि कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो यूनिट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर है वो यूनिट्स प्रोड्यूस है। लेकिन यहाँ पे उसने वर्क इन प्रोसेस दिया है, तो हमने वर्क इन प्रोसेस की कैलकुलेशन भी उसे शो करवानी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है ना, मटेरियल प्लस लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इसके बाद आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, टोटल करता है मटेरियल लेबर ओवरहेड को ऐड करें तो। फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ये आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। फिर ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है ना। तो यहाँ पे हमने वर्क इन प्रोसेस को कैलकुलेट, लेकिन इसमें एक चीज सिर्फ आपने जहन में रखनी है, वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट बाद में कैलकुलेट करनी है, फिनिश गुड की कॉस्ट पहले कैलकुलेट करनी है, बस ये चीज जहन में रखिएगा। अव्वल तो आई क्या वर्क इन प्रोसेस पूछेगा नहीं, और अगर कभी पूछे तो क्या चीज जहन में रखनी है? पहले फिनिश गुड और उसके बाद वर्क इन प्रोसेस, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस में वो बताता है कि इसमें मटेरियल कितने परसेंट, लेबर कितने परसेंट और ओवरहेड कितने परसेंट। तो हमने जो फिनिश गुड्स का मटेरियल लेबर ओवरहेड टोटल कॉस्ट होती है, उसको सिर्फ स्टेज ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करना है। यानी फिनिश गुड्स की जो कॉस्ट होगी उसको वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट आ जाएगी। कंसेप्ट समझ रहे हैं? सिंपल इतना है, ये मुश्किल नहीं है वर्क इन प्रोसेस। बज़ाहिर लगता है कि इसमें शायद पता नहीं कोई डिटेल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है। उसने हमें बजटेड एंड एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर करंट ईयर दिया है, बजटेड यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स। तो प्रोडक्शन बजटेड यूनिट्स कितने थे? 25,000। एक्चुअल कितने? 23,760। सेल्स बजटेड 24,000, एक्चुअल कितनी? 22,000
800। तो उसने हमें बजटेड यूनिट्स पर प्रोड्यूस भी दिए हैं, सोल्ड भी दिए हैं, एक्चुअल भी दिए हैं। ठीक है जी। तो हमारे लिए ज्यादा है एक्चुअल है, लेकिन शायद बजटेड जो है वो किसी जगह पे काम आएंगे हमारे। ठीक है, हो सकता है वो ये कहे कि जो स्टॉक का लेवल है वो एक्चुअल नहीं, वो बजटेड की बेस पे है, तो हमें बजटेड की बेस पे कैलकुलेट करना होगा। अगर वो कहते हैं स्टॉक लेवल जो है वो बेस कर रहा है एक्चुअल की बेस, तो एक्चुअल पे यूज करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं शायद इस इंफॉर्मेशन का यूज होगा बजटेड का। करंट ईयर से एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पे एक्चुअल का लफ्ज ध्यान में रखिए, एक्चुअल, इसका मतलब क्या है, एक्चुअल कॉस्ट है। सबसे अहम इंफॉर्मेशन है किस लिए है कि ये जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कैलकुलेट किया है पर यूनिट, ये बताइए ये बजटेड प्रोडक्शन की बेस पे कैलकुलेट किया गया है या कि एक्चुअल की बेस पे। सबसे अहम क्वेश्चन ये एक्चुअल का लफ्ज हमें बता रहा है कि ये जो कैलकुलेशन की गई है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड किस बेस पे की गई है, एक्चुअल की बेस पे। कह रहा है करंट ईयर एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, यानी जो साल खत्म हुआ 49 kg पर यूनिट 980। इसका मतलब है साथ ही रेट कैलकुलेट कर ले, आपको पता है ना, जैसी वो इन्फॉर्मेशन हमें देता है, जो इन्फॉर्मेशन हम क्वेश्चन में कैलकुलेट कर सके वो कैलकुलेट करके फौरी तौर पे साथ लिख देनी चाहिए ताकि क्वेश्चन करते हुए आसानी हो। ठीक है, आप इसको रफ वर्क में भी साइड पे लिख सकते हैं रेट क्या है, या पेपर के ऊपर भी हल्का सा एट द रेट ऑफ 20 लिख दें। पेपर के ऊपर थोड़ी बहुत छोटी मोटी वर्किंग करने को माइंड तो नहीं करता इन्विजिलेटर, कोई टेंशन तो नहीं देता ना। हाँ बिल्कुल, तो ये छोटे मोटी कैलकुलेशन साथ कर लें, ये बाद में काम आती है फौरी तौर, वरना इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड होती है तो बाद में कैलकुलेट करना मुश्किल। तो 49 है, एट द रेट ऑफ 20 लिख दे, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा लिख दे एट द रेट ऑफ 20। 20 कैसे है, डिवाइड करके 980 डिवाइड बाय 49, ये 20 आता ना। डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है 2680। इसका मतलब ये हुआ एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई हमारे पास, 2680। ठीक, अगर इसका मतलब ये हुआ, अब इससे पहली चीज, अगर तो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन मार्जिनल मेथड होता कॉस्टिंग का, तो मैं कौन सी वाली इंफॉर्मेशन को यूज करता क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करने के लिए, वेरिएबल। एब्जॉर्प्शन हो तो सर, और अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो क्या ज्यूम करते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो इसका मतलब ये हुआ इस इंफॉर्मेशन। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, कल भी क्वेश्चन किया हमने, उसमें उसने कॉस्ट कार्ड दिया था, परसों भी क्वेश्चन किया उसने कॉस्ट कार्ड दिया था। अभी जो हमने रिसेंटली क्वेश्चन किया ना जिसमें टोटल कॉस्ट ब्रेकअप दिया हुआ, उसमें उसका पर्पस होता था सेल प्राइस कैलकुलेट करना। यहाँ पे सेल प्राइस तो कैलकुलेट करनी नहीं, क्यों, क्योंकि सेल बजट तो आएगा नहीं, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स का बजट कैलकुलेट करना है। तो इस कॉस्ट कार्ड को देने की पर्पस क्या है, रीजन क्या है बताइए। नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स कह सकते हैं इस साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए। और क्या पर्पस है, इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, जो फिनिश गुड स्टॉक है ना उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। इसका मतलब यह हुआ आपका ओपनिंग फिनिश्ड स्टॉक जो है वो क्या होगा, ओपनिंग फिनिश गुड्स है जो ओपनिंग है वो कितनी होगी, जितने यूनिट्स हैं आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2680 से। और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना होगा, ये 1500 यूनिट्स हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। जरा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट कैलकुलेट करें। ठीक है, ओपनिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट क्या होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की मल्टीप्लाइड बाय 2680। अच्छा, ओपनिंग कितनी होगी इन्वेंट्री फिनिश गुड की, उसने बताया है एवरेज 1 मंथ बजट। अच्छा, इस वजह से उसने बजटेड सेल दी थी, बजटेड सेल, कि हमने जो स्टॉक का लेवल कैलकुलेट करना है किस बेस पे करना है, बजटेड सेल्स की वजह से। तो बताइए बजटेड सेल्स कितने हैं, 24,000। तो ओपनिंग स्टॉक कितना हुआ, ओपनिंग स्टॉक कितना हुआ। वैसे सबसे पहले हमारा असूल क्या होता है कि जब कभी यूनिट सोल्ड और प्रोड्यूस डिफरेंट हो क्या करें, प्रोडक्शन शेड्यूल। आइए प्रोडक्शन शेड्यूल बनाते हैं, वो तो आपसे आसानी से बन गया होगा ना। प्रोडक्शन शेड्यूल कितना है, ओपनिंग एड प्रोड्यूस्ड माइनस सोल्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग। ऐसे कर लिया, माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सोल्ड कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे इस साल का जिसका हम अब कैलकुलेट कर रहे हैं बजट, इस साल का ओपनिंग स्टॉक कितना है, वो उसने बताया 1 मंथ बजटेड सेल्स। तो बजटेड सेल्स क्या है, अब ये अच्छा ये देख रहे, ये तो नहीं बोला बजटेड सेल ऑफ नेक्स्ट ईयर, ये तो नहीं बोला,
साइलेंट है तो इसका मतलब है किस साल की, जिस साल का कैलकुलेट कर रहे हैं बैलेंस उसी साल की सेल्स। अगर वो कहता है नेक्स्ट ईयर तो फिर नेक्स्ट ईयर की लेते हैं। कभी ऐसे होता है ना, कभी हम उसी साल की लेते हैं सेल्स का इन्वेंटरी बैलेंस कैलकुलेट करने के, कभी नेक्स्ट ईयर। कभी हम नोट किया ये कब नेक्स्ट ईयर, जब क्वेश्चन में मेंशन होता है। नहीं मेंशन किया तो मतलब करंट ईयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा साल जिसका बजट बना रहे हैं इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है। और वो क्या है, वो है भैया ये वो साल है जो खत्म हो चुका है। 24,000 थी बजटेड सेल, तो फिनिश गुड्स का लेवल क्या है 1 मंथ बजटेड सेल, यानी ओपनिंग बैलेंस कितना हुआ 4,000 इंटू 1/12 या 2,000। ठीक है जी, ये है बजटेड सेल्स ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, और फिर इस साल के प्रोडक्शन को हमने कैलकुलेट करना है। इस साल की सेल्स कितनी है, सेल्स उसने कहीं पे बताया है, सेल्स कितनी है वो कहां बताया है उसने, सेल्स वॉल्यूम वर्ड क्या है बोले ऊपर। हाँ बिल्कुल, इंक्रीमेंट 10% ये है, सेल तो ऊपर ही है। ये पिछले साल की सेल है, ये ध्यान में रखिएगा, इस साल की सेल्स नहीं है। अब इस साल की सेल्स के क्या कह रहा है, कह रहा है सेल्स वॉल्यूम वुड इंक्रीज बाय 10%। तो मुझे ये बताइए जो 10% है ये एक्चुअल का इंक्रीज होगा या बजटेड का इंक्रीज होगा, कौन सा होगा, ये एक्चुअल का इंक्रीज होगा, सेल्स में इंक्रीज। तो इसका मतलब है हमारे इस साल की सेल्स क्या होगी, जो पिछले साल की एक्चुअल सेल है उसका 10%, या पिछले साल की बजटेड सेल का 10%, एक्चुअल सेल्स का 10%। शाबाश। तो गुड्स यूनिट सोल्ड कितने होंगे, ये हमारे पिछले साल के 22,800 इंटू 1.1 कितने आए 25080 25080 ये हमारे इस साल की सेल्स है। तो बताइए क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, जो इस साल की सेल है। हाँ शाबाश, ठीक है, उसका 1/12 जो कि कितना है 25080 मल्टीप्लाइड बाय 1/12 कितना आ गया 2090। और बैलेंसिंग फिगर आगे क्या प्रोड्यूस्ड 25170 जी वैलिडेटर बाय। ओके क्लियर। अब ये ओपनिंग स्टॉक आपने कैलकुलेट करना है। अगर ओपनिंग फिनिश गुड का कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2000 को मल्टीप्लाई कर दे किससे 268, ये ओपनिंग है। कैलकुलेट करके देखें मैच होती है फिगर ओपनिंग स्टॉक की फिनिश गुड की। भाई इतनी लंबी कैलकुलेशन तो नहीं है, हो गई मैच क्लियर। ओपनिंग ओके टिक कर लें। अच्छा अब ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस खुद कैलकुलेट करिए। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस कैसे कैलकुलेट होगा, ये तो फिनिश गुड था। ओपनिंग में उसने खुद बोला क्या कि 1500 यूनिट होंगे ओपनिंग में भी क्लोजिंग में भी, जो कि 100% कंप्लीट है एज टू मटेरियल, 60% है एज टू कन्वर्जन कॉस्ट यानी लेबर और ओवरहेड। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क इन प्रोसेस का जो एक यूनिट है ना वो क्या है, वो है 980 इंटू 100% प्लस ये सारे मिला के 8 4 12 12 5 17 1700 इंटू 60%। तो वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट क्या आ गई समझ रहे, वर्क इन प्रोसेस इज इक्वल टू मटेरियल जो है 9, ये प्रो जेन में रखिएगा क्योंकि क्लोजिंग भी इसी तरीके से कैलकुलेट करना है हमने। ये कॉस्ट कैलकुलेट होगी हमारी, कॉस्ट कार्ड हमने क्लोजिंग पे भी कैलकुलेट करना है और इसके मुताबिक 980 इंटू 100% यानी 1 और प्लस 1700 इंटू 60%, ये आ गई एक की प्रोसेस। और टोटल कितना उसने बोला है इंटू 1500।
सारे को ऐड करके 1500 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 देखिए ये क्लियर। वर्किंग प्रोसेस में प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें वर्किंग प्रोसेस नई चीज थी, वर्किंग प्रोसेस की कैलकुलेशन देख ले। ओके अब चलते हैं। अब हमने क्या करना वाला, आपकी फेवरेट एडजस्टमेंट कौन सी, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की। तो बताइए जरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की कैलकुलेशन हम करते कैसे, तरीकाकार क्या होता है, जरा मुझे रिवाइज करवा दीजिएगा। हम पहले पिछले साल के रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई करके इस साल का कैलकुलेट करते हैं कितना होगा, फिर उसके 2 हिस्से करते हैं, ओपनिंग अलग कर देते हैं और दूसरा इस साल वाला जो है वो अलग कर देते हैं और इस साल वाले को इन्फ्लेशन रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही कैलकुलेशन होती है। चलिए आइए जरा स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास पिछले साल की कंजम्पशन कितनी है, 980। पिछले साल एक यूनिट पे कितनी कंजम्पशन आई, 980। इस 980 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, पिछले साल का एक यूनिट था, ऐसा ही है। अब हमने प्रोडक्शन के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस साल की टोटल मटेरियल कंज्यूम कितना है, आप कहेंगे सर पिछले साल का जितना पर यूनिट कॉस्ट थी उसके साथ इस साल जितने यूनिट प्रोड्यूस हुए उसको मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन इसमें अभी इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं आया होगा। एग्रीड। तो हमने 980 को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ वाला, 25170 से। बताइए एग्री करते हैं इससे। हमने क्या किया, पिछले साल की जो यूनिट कॉस्ट थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया, किसके साथ मल्टीप्लाई किया, जो यूनिट्स प्रोड्यूस हैं। शाबाश, ठीक है। अच्छा अब यहां पे लेकिन एक क्या कोई एडजस्टमेंट है, सोचना यह है क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट, एक एडजस्टमेंट है, कौन सी, वेस्ट कम हो गई। शाबाश, कहां पे कम हो गई है वेस्ट, कहा, ये रिड्यूस्ड रॉ मटेरियल वेस्टेज फ्रॉम 5% टू 2%। अच्छा, जिस तरह कास्ट काउंटिंग वाले टीचर्स ने आपको बताया होगा कि एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल का रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट क्या है, प्रॉफिट रिकंसिलिएशन का, उस तरह वेस्टेज का भी ट्रीटमेंट बताया होगा, ऐसा ही है। अगर तो जो ट्रीटमेंट आपको बताया गया है आप उसको याद है आपको, आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। वो क्या बताया गया है, क्या करना है, नहीं ये कैसे कैलकुलेट किया आपने, देखें मैं अब एग्जाम में बैठ के कंफ्यूज हो गया हूं। उसने बोला है रिड्यूस मटेरियल वेस्टेज फ्रॉम 5% टू 10%। इसको जरा समझिए, पहले 5% वेस्टेज होती थी, अब 10% वेस्टेज होती है, सॉरी 2% वेस्टेज होती है। ओके, यानी पहले गुड प्रोडक्शन होती थी 95%, अब गुड प्रोडक्शन होती है 98%। तो कैलकुलेशन कैसे करें, देखें जैसे उन्होंने बताया, उन्होंने सूल क्या बताया आपको, बड़े वाले को ऊपर छोटे वाले को, ओके चले। तो हम छोटा सा यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं, क्या कि आपने जो भी कैलकुलेशन करनी है, जो रॉ मटेरियल, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि पहले हम अगर 100 का यूनिट, पहले कंसेप्ट समझे, 100 kg इनपुट करते थे ना, तो जो गुड आउटपुट आता था वो कितना आता था, 95। अब अगर 100 इनपुट करेंगे तो गुड कितना आएगा, 90। इसका मतलब है अब हमें इनपुट कम करना है, ऐसा ही है। क्यों इनपुट कम करना है, क्योंकि वेस्टेज कम हो गई है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फार्मूला क्या होगा कि ओल्ड इनपुट, यानी जितना आप पहले इनपुट करते हैं, अब हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं कि अब हमें रिवाइज्ड रेशो के हिसाब से
कितना इनपुट चाहिए रिवाइज रेशो के हिसाब से। तो उसके लिए क्या होगा कि जो भी ओल्ड इनपुट है, यानी ये हमारी ओल्ड इनपुट, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ओल्ड इनपुट है जितने भी केजी है आपके, इसको मल्टीप्लाई कर देना है ओल्ड रेशो से, डिवाइड कर देना है न्यू रेशो से। देखिए यही आता है, ठीक है। ओल्ड, और ये रेशो कौन सी है, ये गुड वाली है, गुड वाली, बैड वाली नहीं। ये 5% 3% नहीं है, ये 5%, ये क्या है भला, 95% 98%। ये ध्यान में रखिएगा, इसको 5-3 से नहीं करना। हम असल में कर क्या रहे हैं, हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि पहले अगर 100 यूनिट इनपुट करते थे तो गुड होते थे 95, अब 100 इनपुट करेंगे गुड हो गए 98। अगर हम पुरानी रेशो के मुताबिक ही करें ना तो हमारे पास प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि अब वेस्टेज कम, ऐसा ही है। तो हमने इसको कैसे अब कम करना है, ओल्ड रेशो से मल्टीप्लाई कर दें, एडजस्ट कैसे करेंगे, ओल्ड रेशो डिवाइडेड बाय न्यू रेशो, ठीक है। अब आपको अगर ये ओल्ड रेशो न्यू रेशो वाला समझ आ जाए तो ये भी ठीक है, यानी ओल्ड इनपुट जितना पहले इनपुट करते थे, पहले कितना करते थे, यही है 98, ठीक है, यही करते थे ना। ये इसमें चूंकि वो यूनिट्स भी है, प्राइस भी है, हाँ जी केजी कर ले एक ही, क्योंकि केजी ने भी प्राइस से मल्टीप्लाई होना है। जैसे पहले 49 था, पहले 49 था, अब कितना एक यूनिट के लिए बनाना है, इज इक्वल टू 49 इंटू ओल्ड रेशो कितनी थी वेस्टेज की, ये गुड की 0.95 डिवाइडेड बाय 0.98, कितना आया 47.5। अब आपको एक यूनिट बनाने के लिए इतने केजी चाहिए, कंसेप्ट ये समझे, ठीक है। वो तो मैंने पहले इसको रेट से मल्टीप्लाई करके फिर आगे करूंगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट ये है भाई। ये बात समझ आ रही है, इसका मतलब क्या है, पहले एक यूनिट बनाने के लिए आपको 49 केजी इन करना पड़ता था, अब 47.5 करना, कम करना, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है जो आपको उन्होंने आसानी से कहा होगा, क्या कि भाई क्या बड़ी वाली रकम, बड़ी वाली अमाउंट किधर ऊपर, छोटी वाली नीचे, हाँ। लेकिन कंसेप्ट क्या है बेसिक, कि ओल्ड इनपुट के साथ ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई करें। इसको भी वो क्या बता रहा है कि पहले इस इनपुट से इस हिसाब से आउटपुट मिलता था, अब हमें इस हिसाब से आउटपुट मिलना, ठीक है। तो ओल्ड इनपुट इनटू ओल्ड रेशो डिवाइडेड बाय न्यू रेशो। और इसमें रेशो से मुराद वेस्टेज रेशो नहीं है, प्रोडक्शन, यानी 3% 5% से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2% 5% से नहीं, हाँ जी 98% 95% है, ये ओल्ड रेशो से मुराद जी। टोटल इनपुट पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल, वो हमने टोटल पे किया उधर, टोटल पे कैलकुलेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई होना है। तो यहां पे बताइए मुझे, अगर रेशो सेम रहती, यही हमारा आंसर होता कि सर पिछली दफा तो इतने इनपुट किए थे, तो 980 का इनपुट किया था, इस दफा कितना करना है। इसको थोड़ा सा अब हम क्या करेंगे, 980 इंटू 0.95 डिवाइडेड बाय 0.98। ये मुझे बताइए, सारी बातें छोड़े, मुझे ये बताएं ये समझ आया कि नहीं, क्योंकि ये तो आपको पहले से पता है कि यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये एक यूनिट की कॉस्ट है पिछले साल की, इसमें भी इन्फ्लेशन नहीं आई। मुझे बताइए क्या वेस्टेज की एडजस्टमेंट समझ आ गई आपको, कैसे कॉस्ट काउंटिंग वाला फॉलो करें। कॉस्ट काउंटिंग वाला नहीं याद तो क्या करना है कि ओल्ड केजी जितने भी हैं, ओल्ड केजी मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशो डिवाइडेड बाय, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये बात नहीं समझ आ रही, कॉस्ट काउंटिंग वाला फॉलो कर ले। ये उनके लिए है जो कि भूल गए हैं, क्योंकि एक ही चीज के लिए बच्चे को जब दो मेथड बताए जाते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं बताया, मैंने क्या बताया, अगर कॉस्ट काउंटिंग वाला याद है उसको फॉलो करें, वो बेहतर है, क्योंकि उसकी आपने प्रैक्टिस की हुई है, वो आपके जहन में है, ठीक है। हाँ ये वो भी यही, हाँ बिल्कुल, वरना ये कर लें सिर्फ याद करने के लिए। मुझे ये आसान लगता है कि ओल्ड जो भी इनपुट होगा उसको हमने ओल्ड रेशो से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एग्जाम में बैठ के ना सिर्फ यही कंफ्यूजन होती है, ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा, सिर्फ यही कंफ्यूजन होती है, बाकी कंसेप्ट याद होता है। उस वक्त पूरी तौर पे छोटी छोटी चीजें होती है, जहन में नहीं आती। तो फिर क्या जहन में रखना है, ओल्ड इनपुट ओल्ड रेशो,
ओल्ड इनपुट के साथ ओल्ड रेशो होगी, ओल्ड इनपुट के साथ ओल्ड रेशो। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? आगे चले। अब ये टोटल कितना मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया? कितना? 23.9 मिलियन में राउंड ऑफ कर दूं, मिलियन में राउंड ऑफ 23.91। अब क्या करना वाला? अच्छा, आज क्या हो गया आपको? कोई आपकी तरफ से पार्टिसिपेशन नहीं है? कोई प्रॉब्लम है? कैलकुलेशन क्या? आपका कैलकुलेटर किधर किधर? यहां तक भूल तो नहीं गए रॉ मटेरियल कंज्यूम की कैलकुलेशन? मुझे लगता है भूल गए हैं। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? कितना किया था हमें? अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर वो तो परसेंटेज में मल्टीप्लाई करते थे, ग्रोथ रेट होता था, है ना? इधर परसेंटेज, इधर क्यों नहीं मल्टीप्लाई परसेंटेज से? क्योंकि उसने एग्जैक्ट टोटल प्रोडक्शन दे दिया, इसमें वो परसेंटेज शामिल है जो 1.1% है, इसमें परसेंटेज शामिल है। तो ये हमारे पास आ गया इस साल का टोटल कंज्यूम जो कि पिछले साल के रेट पे है। अब क्या करना है? इसके दो हिस्से, ओपनिंग को अलग करना है, क्लोजिंग को अलग। अब ओपनिंग क्या होगा? अब इस साल का जो ओपनिंग है वो कितना है? बैलेंस। ये इधर आ गया ओपनिंग, और इधर क्या आ गया हमारा? जो जो इस साल का हमने कंज्यूम किया है, कंज्यूम। इन्फ्लेशन अब इसमें लगनी है। अब यहाँ पे मटीरियल, ये कितने हैं मटीरियल? कितना है जी? एवरेज 2 months कंजम्पशन बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन। तो बजटेड प्रोडक्शन कितनी है? 25,000। तो 25,000 का 250, 25,000 तो फिनिश गुड है। 25 तो इसका मतलब है इसको केजी से मल्टीप्लाई करना, समझ रहे हैं? तो पिछले साल हमारा हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में से कितना ओपनिंग था। ओपनिंग कितना था? वो था 2 महीने की प्रोडक्शन के बराबर। अब 2 महीने की प्रोडक्शन कितनी थी? वो बोले 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/12, सॉरी 2/12, ये आ गया 2 महीने का। हाँ, और मल्टीप्लाई किसे करना है? क्योंकि ये फिनिश गुड है, हमें तो के रॉ मटेरियल चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 49। ये क्या आया अभी? ये आया केजी। अब क्या करना है? रेट से मल्टीप्लाई करना। अच्छा, कौन से वाला रेट? ये जो नए वाला एडजस्ट हो के आया है या कि पुराने वाला? पुराने वाला। कितना था ये? 49। ये 20 रेट था, 49 केजी था। अब ये कितना है स्टॉक? 4083333। ये मिलियन में राउंड ऑफ आपने खुद कर लेना। क्लियर जी? जी भाईजान, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है? 20 कहां से आया? वो जो मैंने कहा था स्टार्ट में आपने रेट लगाना है, यहाँ पे 20 उसका रेट, ये वो है। यहाँ पे 49 को 20 से मिक्स नहीं करना। 49 है कि एक फिनिश गुड के लिए कितने केजी चाहिए, और 20 क्या है? उसका रेट, ये रेट है। अब जो बाकी वाला आ गया कंज्यूम्ड, वो कितना आया? 23.91 माइनस 4.08, मिलियंस में राउंड ऑफ करवाया वो आपने, 19.83 राउंड ऑफ। अब क्या करना है? इस पे इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट आएगी, ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय कितनी इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट? 1.08। करे कैलकुलेशन। $21.42। इसको 4.08 से मल्टीप्लाई ऐड कर ले। देखिए यही मटेरियल कंज्यूम्ड है,
हाँ, इसको तसल्ली से देख ले। कोई इसमें सिर्फ एक चीज की वजह से कंफ्यूजन है ज्यादा जो है, वो इसने 49 kg की वजह से वो कंफ्यूज होता है रेट क्या है और यूनिट क्या है, और थोड़ा सा वेस्टेज की वजह से। ठीक है, बाकी कुछ इन दोनों को देख लीजिए। कैलकुलेशन तसल्ली से देख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तरीकाकार वही है। फर्क सिर्फ यह है कि अब हमने केजी और एफिशिएंसी इसको एडजस्ट किया, वेस्टेज को। हम पहले कैलकुलेट करते हैं कि इस साल कितना मटेरियल कंज्यूम्ड चाहिए। ये कैलकुलेशन है क्या बेसिकली, हम पहले कैलकुलेट करते हैं इस साल कितना मटेरियल कंज्यूम चाहिए, उसमें से ओपनिंग को अलग कर देते हैं और इस साल वाले पे इन्फ्लेशन लगाते हैं। ये हमारा तरीकाकार है, इसी को हमने फॉलो किया है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया, इस साल कितना मटेरियल कंज्यूम चाहिए, वो कितना चाहिए जितनी इस साल की प्रोडक्शन है। समझ, अगर हमें वो टोटल मटेरियल कंज्यूम पिछले साल का दे देता ना, तो हम क्या करते, पिछले साल का टोटल मटेरियल कंज्यूम्ड है उसको हम इस साल एडजस्ट कर देते, ग्रोथ रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन उसने टोटल नहीं दिया मटेरियल कंज्यूम, उसने हमें यूनिट रेट दिया है, तो हम यूनिट की बेस पे कैलकुलेशन करेंगे कि पिछले साल जितना पिछले साल की बेस पे हमें 1 यूनिट बनाने के लिए जितना मटेरियल चाहिए उससे टोटल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वही फिगर आ जाएगी कि इस साल कितना मटेरियल कंज्यूम होगा। भाई इस साल 1 यूनिट पे इतना होगा और इस साल टोटल यूनिट्स पे इतना होगा, 1 यूनिट पे इतना और इस साल के टोटल इतना। अब 1 यूनिट पिछले साल पे तो 980 खर्च होता था 1 यूनिट पे, इस दफा ये एडजस्टमेंट कौन सी की है, वेस्टेज की वजह से। और फिर ओपनिंग वाला जो पड़ा हुआ था वो अलग, ओपनिंग में जाहिर है ओपनिंग के रेट से जाएगा, उस वक्त जो रेशो थी जो रेट थे उसके मुताबिक। इस साल वाला तसल्ली से देखें, कोई जल्दी नहीं। ओके चलिए, अब नेक्स्ट इसके बाद क्या है, लेबर। ठीक है, लेबर को क्या करना है हमने, डायरेक्ट 800 है पिछले साल का, क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ये यूनिट्स है 1.10 और किससे मल्टीप्लाई करना है, हाँ इसे एफिशिएंसी है, बिल्कुल एफिशिएंसी 7% है, तो ये आ जाएगा 800 इंटू 0.93 इंटू 1.10 और फिर इंटू यूनिट्स प्रोड्यूस, मल्टीप्लाई करके देखिए मैच होता है। लेबर भी क्लियर है, वेरिएबल ओवरहेड भी क्लियर है, ऐसा ही है 500 इंटू इन्फ्लेशन रेट है, सिर्फ वेरिएबल सिर्फ इन्फ्लेशन रेट है 1.08। एफिशिएंसी किधर है भाई, वो लेबर की थी, ये मटेरियल की है, ये लेबर की है, ओवरहेड की तो है ही नहीं। ना करें ना करें, 1 मिनट ठहर जाए। पहले भाई का सवाल, क्या इसमें वेरिएबल ओवरहेड को कोई एफिशिएंसी परसेंटेज रेट इफेक्ट कर रहा है, नहीं। ये जो है रॉ मटेरियल, ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल को इफेक्ट कर रही है, वेरिएबल ओवरहेड को नहीं कर रहे। ये जो लेबर है, लेबर एफिशिएंसी है, ये किसको अफेक्ट करेगा, सिर्फ लेबर को, वेरिएबल ओवरहेड को नहीं करेगा। एग्री करते हैं, तो वेरिएबल ओवरहेड की एडजस्टमेंट तो नहीं है, तो कैलकुलेशन कैसे होगी, पिछले साल का 1 यूनिट का वेरिएबल ओवरहेड उसके साथ इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट कर देंगे जो उसने दिया 1.08, उसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, इन्होंने बोला है 1.1 अभी बोला है आपने ग्रोथ रेट, अच्छा हाँ इंक्रीज, तो इंक्रीज कितने से होगा 10% से। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड किससे, आपको असूल लिखवाया था, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से इंक्रीज होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेल से इंक्रीज होते हैं, ये प्रोडक्शन से इंक्रीज होगा। जब उसने इस साल की प्रोडक्शन हमें दे दी है
तो क्या हमें किसी रेट से मल्टीप्लाई करना है कि जो इस साल की प्रोडक्शन एक्चुअल दे दी है उससे? एक्चुअल प्रोडक्शन से नहीं आएगा, तो इसको 25,170 इससे मल्टीप्लाई करना है। वेरिएबल ओवरहेड को किससे मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि वो 10% सेल, अगर सेलिंग एक्सपेंस होते हैं तो उसमें 10% ही यूज करते हैं। ओके कि नॉट ओके? क्लियर? आगे चले। हाँ, फिक्स्ड ओवरहेड की कैलकुलेशन है इसमें ट्विस्ट। वो क्या ट्विस्ट है भला? अच्छा बता, डेप्रिसिएशन, शाबाश। अब बताइए, ये जो पिछले साल के एक्चुअल ओवरहेड्स कितने थे? उसने बोला है कि भैया डेप्रिसिएशन जो है ना, ओवरहेड उतने हैं, फिक्स्ड ओवरहेड। इन्फ्लेशन का इफेक्ट है और डेप्रिसिएशन का इफेक्ट है, ऐसा ही है। ग्रोथ का इफेक्ट तो नहीं आता ना फिक्स्ड ओवरहेड पे। कैलकुलेशन कैसे होगी कंसेप्चुअली? भाई पहले हम कैलकुलेट करेंगे पिछले साल के कितने एफओएच हैं, फिक्स्ड एफओएच। अगर तो क्वेश्चन में कुछ भी ना होता, वो ही इस साल आ जाते। अब अगर क्वेश्चन में उसने बताया इन्फ्लेशन रेट है, तो हमने क्या करना है? पिछले साल के फिक्स्ड एफओएच में से डेप्रिसिएशन को लेस करके इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई करना है और फिर डेप्रिसिएशन लेस कर देनी है। यही करना है जी आपने। तो जरा करें, 15 सेकंड के अंदर मुझे इसका जवाब बताइए। क्या है कि पिछले साल के फिक्स्ड एक्चुअल ओवरहेड कितने हैं? 400 इंटू पिछले साल की एक्चुअल प्रोडक्शन 23,760। ये पिछले साल के एक्चुअल आ गए। अब क्या करना है? माइनस 5.8 मिलियन, क्योंकि डेफिनेट तो इन्फ्लेटेड होती, फिर मल्टीप्लाई करना है 1.05 से। ये हमारे इन्फ्लेटेड आ गए, लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं है। अब डेप्रिसिएशन ऐड कर दें, वो कितनी हो गई? 70। देखिए आते हैं जी। तो बताइए, क्या इस साल में आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी कैलकुलेट कर लिया, लेबर भी कैलकुलेट कर लिया, वेरिएबल ओवरहेड भी कैलकुलेट कर लिया, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी कैलकुलेट कर लिया? पक्का? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? लेबर मटेरियल में है, मुझे मटेरियल में आपकी शक्ल में एक दफा ना कंफ्यूजन थी। मटेरियल में मुझे बताइए हमने क्या किया? हमने पिछले साल का मटेरियल कंज्यूम्ड लिया, 1 यूनिट पे कितना था? वो हमें पता चला जी 49 kg था। पिछले साल का 1 यूनिट का मटेरियल कंज्यूम्ड कितना? 49 kg। इस दफा कोई उसमें वेस्टेज कम हो गई है, वेस्टेज कम हो गई। कैसे? पिछले साल अगर गुड प्रोडक्शन होती थी 95%, तो अब वेस्टेज कम होने की वजह से गुड प्रोडक्शन है 98%। अब इसको कैसे एडजस्ट करना है? ओल्ड इनपुट 49 को ओल्ड रेशो यानी 0.95 से और डिवाइडेड बाय 0.98 से। यही फार्मूला, अगर वो बढ़ा भी देता ना तो फिर भी यही फार्मूला होता, सिर्फ नीचे वाला वो 98 की बजाय 92 आ जाता। ये आ गया हमारा एफिशिएंसी, वेस्टेज एडजस्ट हो गई। फिर इसके बाद क्या करना? मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 20, और फिर टोटल प्रोडक्शन कितनी? हमारे पास आ गया इस साल कितना मटेरियल कंज्यूम्ड चाहिए, लेकिन इसमें इन्फ्लेशन नहीं है अभी, ठीक है। फिर हमने क्या किया? इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ओपनिंग वाले को अलग कर दिया और मटेरियल कंज्यूम्ड को इस साल वाला, और मटेरियल कंज्यूम्ड को हमने इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। यही तरीका कार था। डन। अब आखिरी एडजस्टमेंट, यहां तक पहले मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम? मटेरियल क्लियर, लेबर क्लियर, वेरिएबल ओवरहेड क्लियर, फिक्स्ड ओवरहेड क्लियर। डन। अब क्या है? अब कॉस्ट कैलकुलेट करनी है वर्किंग प्रोसेस की और फिनिश गुड की क्लोजिंग। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? जैसे ओपनिंग की कॉस्ट कैलकुलेट की है। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे को वर्किंग प्रोसेस का भी स्टॉक कैलकुलेट करना है अमाउंट, फिनिश गुड का भी। पहले किसका करना है भला? फिनिश गुड। ये ज़हन में रखिएगा, फिनिश गुड, ठीक है।
फिनिश गुड में, इस साल के फिनिश गुड में मुझे बताइए कि यही कार्ड है जो पिछला है, अगर आप यहां पे आगे एक कॉलम बना लें, फर्ज करें कॉलम बना लें, कैसे कैलकुलेशन करेंगे? पिछले साल का तो ये था, इस साल का कितना होगा? एक यूनिट इस साल का कितना होगा? रॉ मटेरियल 49 है पिछले साल, इस साल का कितना होगा? इनटू 47, ये अगर 47.5 जो इस साल का है, मल्टीप्लाइड बाय 20 और फिर मल्टीप्लाइड बाय इन्फ्लेशन 1.08। तो इस साल एक यूनिट का कितना आ गया? इसके साथ ही लिख लें, इसके साथ ही लिख लें, कितना आया? 1026। शाबाश भाई, क्लियर? ये कॉस्ट कार्ड हम किस लिए यूज कर रहे हैं? पिछले वाले क्वेश्चन में भी कॉस्ट कार्ड ही बोलते हैं ना इसको, आप कॉस्ट कार्ड ही बोलते हैं या स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं? कॉस्ट कार्ड कल और परसों वाले क्वेश्चन में किस लिए यूज किया था? सेल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि उसने पूरा सेल बजट पूछा था। आज कॉस्ट कार्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं? इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, गुड की वैल्यू कैलकुलेट। भी इस्तेमाल समझ रहे हैं? अच्छा, तो आप मुझे बताइए, ये आपके पास पिछले साल की कॉस्ट है, क्या इस साल की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे भैया? स्टार्ट इससे लें इंफॉर्मेशन और इस साल की एडजस्टमेंट ऐड करते जाएं। पिछले साल 49 था, इस साल होगा 49 इंटू 0.95 डिवाइडेड बाय 0.98। पिछले साल 20 था, इस साल होगा इंटू 20 इंटू 1.08। मटीरियल आ गया, यहां पे लिख ले। अब लेबर में क्या प्रॉब्लम है? एफिशिएंसी पिछले साल थी 800, इस साल होगी 800 इंटू 0.93 एफिशिएंसी के साथ और इंटू इन्फ्लेशन कितनी? 1.1। क्या आया? 818। अब वेरिएबल ओवरहेड क्या है? पिछले साल कितने थे? 500, इस साल कितने हैं? 500 इंटू 1.08। डन। अब आए फिक्स्ड ओवरहेड, ये सोचे पहले कैसे कैलकुलेट होंगे। हाँ, ये अब हमें टोटल के जरिए से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये यूनिट के जरिए से नहीं। ठीक है, एक्चुअल कैलकुलेट करना पड़ा ना, एक्चुअल, है ना? तो वो क्या करेंगे हम? जितना भी फिक्स्ड ओवरहेड है हमारा पिछले साल माइनस डेप्रिसिएशन इनटू इन्फ्लेशन, यानी जो अभी किया है प्लस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय, इस करें कैलकुलेट जरा। शाबाश, मेरा कैलकुलेटर किधर गया? ये है। फोर 433.29। हाँ जी, ठीक है। ये दोबारा मैंने कैलकुलेशन आपसे प्रैक्टिस के लिए करवाई, वरना करने की जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? टोटल फिक्स्ड ओवरहेड तो आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, अब आप करें जो ऊपर कैलकुलेट किया ना खुद, उसको डिवाइड कर दे 25। अच्छा, आपने ऐसे किया था? गुड, भाई समझ आ गई। ये हमारे पास क्या आ गया? इस साल की कॉस्ट आ गई। अब इस साल के फिनिश स्टॉक की वैल्यू क्या है? ये जो कॉस्ट यहां पे टोटल आया, हाँ सारा ऐड करके टोटल मल्टीप्लाई कर दें फिनिश यूनिट्स, जो कि कितने हैं? ये 2090, इससे मल्टीप्लाई कर दें। डन। और वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट कैसे आएगी? वैसे जैसे पहले आए थे, मटेरियल पूरा इंटू 100%, बाकी की कॉस्ट इंटू 60% और मल्टीप्लाई कर दे किससे? 1500 से। कैलकुलेट करके देखिए मैच होती है फिगर्स।
तो क्या सॉल्यूशन में इस्तेमाल होने वाली हर फिगर हमने कैलकुलेट कर ली है? वैसे बेहतर होता अगर पूरा क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर लेते, सारी इसमें डिस्कस हो गई है ना। वो एक फॉर्मेट बारह चले, कोई नहीं, अभी भी हमने कैलकुलेशन तो सही कर ही लिया। एक दफा चेक करके मुझे बताइए पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं कोई कैलकुलेशन या अमाउंट जो मैच ना होती हो। फॉर्मेट सॉल्यूशन का जो किताब है वो शायद डिफरेंट होगा, वो होने दे, ठीक है। जो क्लास वाला फॉर्मेट आपको सिखाया जाता है ये ज्यादा बेहतर है। क्लास वाला, अगर क्लास वाले फॉर्मेट में और सॉल्यूशन वाले फॉर्मेट में डिफरेंस हो तो क्लास वाला फॉर्मेट, क्योंकि असल में टीचर आपको साथ साथ लेके चल रहा होता है ना, तो ये आपको ज्यादा बेहतर समझ आता है स्टेप बाय स्टेप। उसमें तो सारी एक चीज एकदम से पूरा आपके सामने। क्लास इस क्वेश्चन में कोई एक एडजस्टमेंट या एक अमाउंट भी ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही तो फिर से पूछ सकते हैं। सब ठीक है? ओके, चलिए अब इसको बजटिंग को क्लोज कर दें हम। चलिए जी, पास कीजिएगा थोड़ी देर के लिए जी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 10 फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। इस चैप्टर में कंसेप्ट्स की तादाद ज्यादा है लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। और रेपिटेशन है, आप देखेंगे कि एक कंसेप्ट आप 3 दफा कर रहे होंगे। कितनी दफा? 3 दफा। यानी पहले एक सी कंसेप्ट सीखा, वो भी सिंपल है, फिर उसके बाद अगेन वही कंसेप्ट सीखा, वही, फिर उसके बाद भाई ऐसा क्यों है, ये सारे टॉपिक चलेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें पहली चीज नंबर ऑफ फेलोज ज्यादा है, लेकिन याद रखिएगा इसमें रेपिटेशन है। एक कंसेप्ट 3 दफा है। नहीं यकीन आपको? अभी देखें, अभी नहीं यकीन आपको, ये देखें, यहां पे भी है फॉरवर्ड टेक्निक होती है, यहां पे भी आपने फॉरवर्ड की टेक्निक सीखनी है, फिर यहां पे भी 5 में भी, फिर 8 में भी, और फिर इसके बाद 13 में भी फॉरवर्ड की टेक्निक सीखनी है, ठीक है। और जब आप देखेंगे फॉर्मेट सेम होगा। फिर फ्यूचर की ये भी एक टेक्निक है रिस्क मैनेजमेंट की, ये भी फॉरवर्ड भी रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक, फ्यूचर भी रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 में भी सीखेंगे, और फिर वही सारी चीजें वही, सिर्फ नंबर बदलेंगे। और फिर शाबाश 14 में भी सीखेंगे। अभी ठहर जाए, इतनी जल्दी नहीं खत्म करना। फिर इसके बाद है क्या? फ्यूचर, हाँ, फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शंस किधर है? 10 में भी है और 15 में भी है। इसमें भी पढ़ लेंगे हम क्योंकि सेम ही है, हालांकि सिलेबस में होना चाहिए था। तो आपने देखा कि वो डुप्लीकेशन हो रही है, रेपिटेशन हो रही है, ठीक है। तो कुछ इसमें कंसेप्ट थ्योरेटिकल है, कुछ न्यूमेरिकल। जो पहले 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं वो थ्योरेटिकल है, और जो आखिरी 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ये भी थ्योरेटिकल है। ये ऐसे है कि 15-20 मिनट में निमट जाते हैं, लेकिन निमटाने नहीं लगा, अभी कल के लेक्चर में करेंगे। अभी सिर्फ आपको एक टेक्निकल कंसेप्ट, इन पहले जो 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ना, इस चैप्टर के अंदर कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है, कुछ न्यूमेरिकल। पहले 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल, आखिरी 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल। आगाज भी थ्योरेटिकल से, अख्ताम भी, लेकिन दरमियान में क्या है? न्यूमेरिकल। तो जो पहले वाले 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, इसमें जो काम की बात है उसने एक ही बताई है। मतलब जो असल कंसेप्ट है ना, टेक्निकल कंसेप्ट से, मजे का कंसेप्ट, वो एक ही है। कहता है रिस्क 2 तरह के होते हैं, प्योर रिस्क और स्पेकुलेटिव रिस्क। रिस्क क्या है? अनसर्टेनिटी, फ्यूचर के बारे में, सर पता नहीं मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं, ये रिस्क है। पता नहीं मुझे जॉब अच्छी मिल पाएगी कि नहीं, रिस्क है, ठीक है। पता नहीं मैं जन्नत में जा पाऊंगा कि नहीं, रिस्क है। रिस्क क्या है? अनसर्टेनिटी, फ्यूचर। रिस्क 2 तरह के होते हैं हमारी जिंदगियों में, यानी कल क्या होगा भाई। या तो रिस्क इस तरह का होगा जो रिस्क क्या है कि अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मैंने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की, शेयर की प्राइस कम भी हो सकती है, ये भी रिस्क है। कुछ रिस्क होते हैं जो दोनों साइड पे जाते हैं, गुड साइड पे भी, बैड साइड पे। कुछ रिस्क होते हैं जो सिर्फ बैड साइड पे जाते हैं, जैसे मशीनरी या तो खराब होगी या नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि मशीनरी चलते चलते चाहे प्रोडक्शन डबल कर दे। लेबर का स्ट्राइक करना बिजनेसमैन के लिए रिस्क है, या तो लेबर स्ट्राइक करेंगे या नहीं। अगर स्ट्राइक करेंगे तो नेगेटिव है, और अगर नहीं करेंगे तो स्टेटस को है, चलता रहे।
इससे कोई फायदा नहीं होगा। रिस्क दो तरह के, एक वो रिस्क जिसमें फायदे का एलिमेंट भी होता है, नुकसान का एलिमेंट भी होता है, इसको कहते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क। और एक वो रिस्क जो है प्योर रिस्क, जिसमें सिर्फ नुकसान ही हो सकता है, फायदा नहीं। अभी एसी चल रहा है, रिस्क है क्या, खराब हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जितनी इसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा कूलिंग करना शुरू कर दे। 1 टन वाला है कि अच्छा रिस्क है क्या सर, कभी खराब होकर 0 हो जाए और कभी ऐसी परफॉर्मेंस ऊपर दे 2 टन के बराबर कूलिंग करना शुरू कर दे। 2 टन के बराबर तो नहीं होगा, सिर्फ 0 हो सकता है खराब होने की वजह से। तो कुछ रिस्क दो तरह के है, एक वो जिसमें दोनों एलिमेंट है, फायदा भी नुकसान भी, इसको क्या कहते हैं, स्पेकुलेटिव रिस्क। और एक वो रिस्क है जो सिर्फ नुकसान होगा या नहीं होगा, प्योर रिस्क। बस और कुछ नहीं पढ़ाना, बस यही आपने सिर्फ इसको रीड कर लेना, इसकी एक दो एग्जांपल्स बस, बल्कि एग्जांपल भी ना पढ़े कोई मसला, इतना समझ आ गया। ओके, कल इंशाल्लाह फिर हम थ्योरेटिकल इसको कंप्लीट करेंगे और न्यूमेरिकल की तरफ भी जाएंगे। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।